हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस नेट एग्जामिनेशन के बारे में कि कौन कौन सी बुक्स जो है हमें पढ़नी चाहिए और हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए, यानी द बेस्ट स्ट्रेटजी एंड बुक्स दैट विल बी यूज्ड फॉर एनटीए नेट एग्जामिनेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो किसी भी एग्जामिनेशन को जो है क्लियर करने के लिए एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी होती है कि जिस तरीके से हम एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और सिलेबस जो हमारा है उसको अच्छे से कवर कर पाए पहले और फिर रिवीजन करें। तो हर एग्जाम का अपना जैसे सिलेबस होता है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टडी मटेरियल, तो उस बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। अगर हम स्टार्ट करेंगे यूनिट फर्स्ट से, हमारा जो यूनिट फर्स्ट है दैट इज पॉलिटिकल थ्योरी। तो जब हम पॉलिटिकल थ्योरी की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट्स आते हैं जैसे लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, सिटीजनशिप। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपने पढ़ी भी होंगी बीए में, एमए में। तो इनके लिए बहुत ही बेहतरीन बुक है जो है पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन बाय ओपी गौबा। इट्स अ वेल नोन बुक। इसमें से आपको जो है इन कॉन्सेप्ट्स के रिलेटेड जो है क्वेश्चंस आएंगे वो कवर होगा इससे। अभी इस पॉलिटिकल थ्योरी का सेकंड पार्ट जो है दैट इज पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, जैसे कि लिबरलिज्म, कंजर्वेटिज्म, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, इन पे क्वेश्चंस आते हैं, हर साल आते हैं। उनको कैसे पढ़ेंगे आप? तो पॉलिटिकल ट्रेडिशंस हर जगह आपको दिखेंगी, बट द बेस्ट बुक दैट्स अवेलेबल इन द मार्केट तो दैट इज दिस एंड्रयू हेवर्ड पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। इस बुक की खास बात यह है कि इन्होंने हर एक चैप्टर को जो है लूसिडली बताया है और उसको फिर समराइज भी किया है लास्ट पे एक छोटी सी समरी। और जितनी भी आइडियोलॉजीज है, उनके जितने भी पॉलिटिकल साइंटिस्ट्स हैं, जितने भी एक्सपोनेंट्स हैं, उनका बायोग्राफिकल नोट दिया गया हुआ है एंड उनका वेल नोन वर्क है वो सब दिया गया है। तो ये बुक ज़रूरी है अगर आपको जो है आइडियोलॉजीज के बारे में अच्छे से पढ़ना है, तो दिस इज द बेस्ट बुक अवेलेबल इन द मार्केट। मूविंग ऑन टू आवर यूनिट सेकंड दैट इज वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट जो सिलेबस में है, जितने भी हैं ये सारा जो है आप प्रिपेयर करेंगे। और देयर आर मेनी बुक्स अवेलेबल इन द मार्केट, बट द स्टैंडर्ड बुक जो अवेलेबल है दैट इज दिस वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट बाय ब्रायन आर नेल्सन। दिस इज अ वेरी जेन्युइन बुक जहाँ पे आप हर एक के बारे में अच्छे से उसका सारा कुछ जो दिया गया है, या कोई भी अगर इनमें से आपके उसमें नहीं निकलता है, कोई भी जो बुक में नहीं निकलता है, तो उसको आप डायरेक्टली जो है विकिपीडिया से देख सकते हैं, या वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट बाय ओपी गौबा है उससे देख सकते हैं। तो जो भी बुक आपके पास है, अगर आपके पास ओपी गौबा है अवेलेबल तो देयर इज नो नीड टू गो फॉर नेल्सन। अगर आपके पास वो है तो दूसरी बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से हमारा यूनिट नंबर थर्ड है दैट इज इंडियन पॉलिटिकल थॉट। और इंडियन पॉलिटिकल थॉट जो है दिस वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, और इसमें हमारे पास जो नया ऐड हुआ है दैट इज इन द बोल्ड लेटर्स हियर धर्मशास्त्र, अगनस्वत, बरानी, कबीर, पंडिता रमाबाई, और जो ऑलरेडी अवेलेबल हैं जैसे कि स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, गांधी है, और बिंदु पे क्वेश्चंस आते हैं, एम एन रॉय पे क्वेश्चंस आते हैं, सब पे जो है इम्पोर्टेंट है। और जितना भी यहाँ पे जो है नया एडिशन हुआ है इन द न्यू सिलेबस, तो उसके ज़्यादा चांसेस होते हैं। जैसे कि अगनसुता लास्ट 3 नेट में कंटिन्यूसली आया है। तो ये जो है ये इंडियन पॉलिटिकल थॉट, ये आप डायरेक्टली पढ़ सकते हैं जो ओपी गौबा की इंडियन पॉलिटिकल थॉट से। और जो भी इसमें से नहीं निकलेगा आपको, यू विल गो थ्रू विकिपीडिया। विकिपीडिया इज़ अ फ्री नॉलेज सोर्स जहाँ पे आप गूगल की एक सर्च से जो है कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, और वहाँ पे आपको डायरेक्टली जो है उनका सारा कुछ, उनका बायोग्राफिकल नोट होगा, उनके जो बुक्स होंगी वो होगा, जो मेन कोटेशंस होती हैं इवन दोज आर गिवन इन द विकिपीडिया। तो विकिपीडिया का आप इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इंटरनेट हैज़ बिकम अ ह्यूज पार्ट ऑफ आवर लाइव्स। तो मूविंग टू आवर यूनिट नंबर 4, that would be our comparative political analysis. This is one of the most important part because बहुत सारे बच्चे जो है इसमें लैग कर जाते हैं। पहले इसकी थ्योरीज जो अप्रोच हैं या इनमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है जैसे नेशनलिज्म पे है, या पॉलिटिकल रिजीम्स है, डेमोक्रेटाइजेशन एंड डेवलपमेंट रिलेटेड, या स्ट्रक्चर्स ऑफ पावर, यानी जितने भी हैं एनजीओज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके बारे में।
तो ये सब जो है आपको जेसी जौहरी की बुक है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, इसमें आपको सब कुछ दिया गया है। बट द ओनली थिंग इज थोड़ी सी बुक जो है हार्ड होती है पढ़ने के लिए। जब आप पढ़ लेंगे तो 2-3 पेज पढ़ के इंसान थक जाता है। तो ऐसा करें कि सिलेबस को देख लें उस तरीके से, जो जो पोर्शन आपको लगता है कि यहाँ से अच्छे से पढ़ पाएंगे, शॉर्ट दिया हुआ है तो उसको वहां से पढ़िए जेसी जौहरी से। और कुछ ऐसे भी टॉपिक्स हैं कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस में जिनके लिए मैंने एक बहुत ही अच्छी बुक देखी है मार्केट में, विच इज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट फॉर फ्री, एंड दैट इज दिस एसेंशियल्स ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स बाय पैट्रिक एच ओ'नील। ये जो बुक है बहुत ही ल्यूसिड वे में इन्होंने बताया है चीज़ों को। जैसे कि आप यहाँ पे राइट साइड में बुलेट पॉइंट्स में दिया है, दीज आर द कंटेंट्स ऑफ दिस बुक। जैसे कि आप देख सकते हैं नेशन एंड सोसाइटी या डेमोक्रेटिक रिजीम्स पे डायरेक्ट चैप्टर है और नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम्स पे चैप्टर है। तो बहुत ही आसान भाषा में इन्होंने समझाया है चीज़ों को। या ग्लोबलाइजेशन एंड द फ्यूचर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इस बुक से ये चैप्टर्स आप पढ़ सकते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इनमें से भी डायरेक्ट क्वेश्चंस मैंने नेट में आते हुए देखे हैं। तो मूविंग फॉरवर्ड हमारा आता है यूनिट नंबर 5, दैट इज इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशंस भी एक अलग ही डोमेन है जहाँ पे आपकी थ्योरीज, आपकी कॉन्सेप्ट, पावर, नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल इंटरेस्ट या यूनाइटेड नेशंस पे आप जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है या रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस है उन पे क्वेश्चंस आते हैं। इवन द करंट चैलेंज दैट आर द टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज, पुअर्टी, माइग्रेशन जैसी चीज़ें हैं। तो बहुत सारी बुक्स हैं इंटरनेशनल रिलेशंस की। मैं आपको बता दूंगा कि आपको किन किन बुक से क्या क्या पढ़ना है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जब हम थेरीज की बात करेंगे, अप्रोच की बात, उसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन बुक है, दैट इज दिस थेरीज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, स्कॉट बर्चिल। बहुत ही गजब की बुक है। यहाँ से आप थेरीज को पढ़ेंगे, बड़े ही आसान तरीके से समझाया गया है। और बाकी जो कॉन्सेप्ट्स है यहाँ पे उसके लिए बहुत सारी बुक्स हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एंड्रयू हेवर्ड की ग्लोबल पॉलिटिक्स है, विच इज़ अ वेल नोन बुक। बहुत ही अच्छी बुक है, इसको आप जरूर पढ़िएगा। एंड द मोस्ट हाइप्ड बुक ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, द ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स। महंगी भी है बट लोग पढ़ते हैं, लाइब्रेरीज में अवेलेबल है। और अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो कोई डरने की बात नहीं है, आप ग्लोबल पॉलिटिक्स या दूसरी कोई इंटरनेशनल रिलेशंस की बुक पढ़ सकते हैं। तो तीसरी बुक हमारे पास है इंटरनेशनल रिलेशंस की, जो कि एडिटेड बुक है। इसमें 2 पार्ट्स हैं हमारे। पार्ट 1 में बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझाया गया है, सिक्योरिटी, पावर जैसी चीज़ों को। और पार्ट 2 जो है इसमें करंट इश्यूज़ को समझाया गया है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंटरनेशनल रिलेशंस में क्या इश्यूज़ हो रहे हैं, या टेररिज्म पे या एनवायरनमेंट रिलेटेड जो इश्यूज़ है, क्लाइमेट चेंज रिलेटेड, वो पार्ट 2 में समझाया गया है। तो इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए ये सब बुक्स हैं। मूविंग फॉरवर्ड टू आवर यूनिट नंबर 6, दैट वुड बी आवर इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी एक अहम चैप्टर है इंटरनेशनल रिलेशंस का। इसमें पर्सपेक्टिव्स ऑन फॉरेन पॉलिसी, उसकी कंटिन्यूटी, उसकी चेंज, या इंडिया का रिलेशन है मेजर पावर्स के साथ, उसमें यूएसए, यूएसएसआर, चाइना, या इंडिया एंड द मल्टीपोलर वर्ल्ड, जिसमें आप इंडिया की जो कंट्रीब्यूशन है डिफरेंट रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ या वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस के साथ पढ़ सकते हैं। या जितने भी कंटेम्प्रेरी चैलेंज हैं इंडिया में, बॉर्डर डिस्प्यूट्स है, ट्रेड रिलेशंस का कुछ मसला है, तो ये जो चीज़ें हैं इनके लिए एक बेस्ट बुक है, दैट इज चैलेंज एंड स्ट्रेटजी, जो कि राजू सिकरी की है। दिस इज मेनली फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, बट इंडियन फॉरेन पॉलिसी को अगर आप समझना चाहते हैं तो दिस इज द बेस्ट बुक अवेलेबल इन द मार्केट दैट यू विल फाइंड ऑन इंडियन फॉरेन पॉलिसी। और अगर आपके पास नोट्स हैं, इग्नो के नोट्स हैं या किसी और जगह के नोट्स हैं, तो नोट्स आर इवन बेटर। और ये जो फॉरेन पॉलिसी या इंटरनेशनल रिलेशन, दिस इज अ डायनामिक पार्ट। यहाँ पे क्या है कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी पे अगर आपको क्वेश्चन आएगा, दैट विल कम मोस्टली करंट बेस्ड। इंडिया चाइना अभी चल रहा है स्टैंड ऑफ, उस पर क्वेश्चन आ सकता है। या डिफरेंट जो इंडिया का फॉरेन पॉलिसी अभी है ऑन इंडिया, या इंडिया का जो यूएन के साथ रिलेशन है, वो आप उस पर क्वेश्चन आ सकते हैं। तो उस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को करिए। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि इंटरनेट का बहुत ही बड़ा रोल है हमारी प्रिपरेशन में। मूविंग फॉरवर्ड, इफ वी मूव ऑन यूनिट नंबर 7, दैट इज पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। ये वो पार्ट है जिसके बारे में आप सब जानते ही है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में यहाँ पे हमको पढ़ना पड़ता है। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हो या यूनियन एग्जीक्यूटिव, जितना भी हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट रिलेटेड, जुडिशियरी या एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर इन स्टेट्स, जितना भी है और आपने पढ़ा भी होगा, इसके लिए एक बुक आती है जो कि सबको पता ही होगा कि इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत। तो दिस इज कॉल्ड एज द बाइबल ऑफ इंडियन पॉलिटी। लक्ष्मीकांत से बाहर कोई क्वेश्चन आता नहीं, क्योंकि इसने बहुत ही ल्यूसिड तरीके से आसान भाषा में चीज़ों को समझाया है।
और इस बुक को आप पढ़िए। अगर आपके पास 4th एडिशन है तभी आप 6th एडिशन लीजिएगा, अदरवाइज अगर आपके पास 5th एडिशन है तो कोई ज़रूरत नहीं है 6th एडिशन लेने की। ये जो नए चैप्टर्स हैं या ऑनलाइन भी स्कैन्ड कॉपीज मिल जाएंगी। एंड देन मूविंग फॉरवर्ड, यूनिट नंबर 8 दैट इज़ आवर पॉलिटिकल प्रोसेसेस इन इंडिया, जिसमें आपका इंडिया के बारे में, स्टेट इकोनॉमी और डेवलपमेंट की कहाँ से शुरुआत हुई थी इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस में, और ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या क्या चेंज आई है, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पे या सोशल मूवमेंट्स में जो इंडिया में आ रहे हैं, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स पे क्वेश्चन या रीजनलाइजेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, जेंडर एंड पॉलिटिक्स। तो जितनी भी चीज़ें हैं इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में, तो इस बारे में अगर आपके पास इग्नो का स्टडी मटेरियल है तो दैट इज़ बेस्ट फॉर दीज सोशल मूवमेंट्स, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स या सिविल सोसाइटी ग्रुप्स। अगर आपके पास नहीं है तो देयर इज़ अ वेरी गुड बुक ऑन दिस पॉलिटिक्स दैट इज ऑक्सफोर्ड कंपेनियन टू पॉलिटिक्स इन इंडिया। प्रताप बानू मेहता की एडिटेड बुक है, चैप्टर वाइज इसमें सब दिया गया हुआ है। थोड़ी सी मोटी बुक है, बट ये है कि आपको सिलेबस के हिसाब से देख इस बुक से वो पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप इस बुक को कंसल्ट कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं फॉर योर प्रिपरेशन। मूविंग टू आवर यूनिट नंबर 9 दैट इज आवर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विच इज इटसेल्फ ए सेपरेट डोमेन। लगभग 4 से 5 क्वेश्चंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं। उसमें कॉन्सेप्ट्स या थेरीज की बात करें या कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट या थेरीज ऑफ पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन पे क्वेश्चंस आते हैं। तो हेडिंग्स के हिसाब से आप पढ़ाई शुरू करिए। पहले थेरीज की अगर हम बात करें तो थेरीज के लिए लक्ष्मीकांत की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बुक बहुत ही बेहतरीन बुक है। या अगर आपके पास ऑलरेडी स्टडी मटेरियल है किसी का या अपने बीए में या एमए में पढ़ा होगा तो that is enough for this public administration part. Now moving to unit number 10 that is our last unit of the syllabus that is governance and public policy in India. ये पार्ट भी जो है इसमें गुड गवर्नेंस की बात कही गई है, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म जो आए हैं, सपोज राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है या कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है या ग्रास रूट गवर्नेंस की बात की गई है, पंचायती राज सिस्टम, प्लानिंग और डेवलपमेंट, पब्लिक पॉलिसी की बात की है, नरेगा, एनएचआरएम, राइट टू एजुकेशन, या उन चीज़ों की जो है मॉनिटरिंग या एवेलुएशन की बात की गई। तो ये जो पोर्शन है दिस इज ऑल्सो डायनामिक पार्ट, क्योंकि पहले ही इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म जो हमारे पास है राइट टू इंफॉर्मेशन, उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो मैंने पहले ही बोला कि जितने भी कीवर्ड्स हैं सिलेबस में, उनको आप अलग से किसी जो पेपर पे है या अपने मोबाइल के नोट्स ऐप में जो है अलग से लिख लीजिए कीवर्ड्स को। और जब भी कहीं आप बाहर हों जहाँ पे आप के पास बुक्स ना हो या आप किसी रिलेटिव्स के यहाँ गए हों तो वहाँ पे आपके पास टाइम है तो आप वहाँ पे जो है गूगल से सर्च कर सकते हैं उन कीवर्ड्स को और वहाँ से पढ़ सकते हैं। एंड कीवर्ड्स को सर्च करके मैं आपको बताऊं कि लगभग 40% ऑफ योर सिलेबस कवर होता है अगर आप कीवर्ड्स ही बस पढ़ लेंगे, और उनमें से डेफिनेटली क्वेश्चंस आता है। और इस बार भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पे 2 क्वेश्चंस आए थे पॉलिटिकल साइंस पेपर में। और अगर हम बुक की बात करेंगे तो गवर्नेंस इन इंडिया पे भी लक्ष्मीकांत की बुक आती है, बहुत ज़बरदस्त बुक है जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए रिकमेंड है। तो आप नेट के लिए भी उसको पढ़ सकते हैं, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप बुक्स को फाइल करते रहेंगे। बेहतर है कि अगर आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है कोई बुक तो दैट इज़ गुड, अगर नहीं है तो आप इंटरनेट से ये सारा जो है पढ़ सकते हैं। ये हमारे पास था कि अवेलेबल स्टडी मटेरियल या स्टडी मटेरियल जो हम नेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो कौन कौन सी बुक ऐसी है जो हमको कंसिडर करनी चाहिए फॉर द प्रिपरेशन। बट मेन क्वेश्चन इज़ कि पढ़ाई कैसे करनी है, हाउ टू स्टडी। तो स्टडी की जब हम बात करें, पहली बात है कि बस ये काम नहीं करना है कि बुक्स लाते रहना है, बस घर में एक बड़ा ढेर लगा दिया। और उससे क्या होगा कि एक तो पहले ही जितनी ज़्यादा बुक्स होंगी उतना आपको ज़्यादा साइकोलॉजिकल प्रेशर आएगा कि ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, वो पढ़ना, सब बुक्स पढ़नी है। तो 10 बुक पढ़ने से अच्छा है कि आप एक ही बुक पढ़ें 10 बार तो चीते हो जाएं उसमें। तो बुक्स ज़्यादा खरीदना ज़रूरी नहीं है जितना उनको पढ़ना ज़रूरी है। तो दूसरी बात है कि आप अपने सिलेबस को कैसे ब्रेक करते हैं। तो जब आपका सिलेबस देयर इज अ डिटेल्ड सिलेबस 10 यूनिट्स का सिलेबस दिया गया है और सिलेबस का नोट भी दिया गया कि हर एक यूनिट से 5 क्वेश्चंस आएंगे। तो आपको सिलेबस को कैसे ब्रेक करना है, तो सिलेबस को ऐसे ब्रेक करिए, पहले ही जो पोर्शन सिलेबस का आपको आता है उसको अलग रखिए, और जो पोर्शन आपने कभी देखा भी नहीं होगा अपनी लाइफ में, कोई ऐसा कीवर्ड होगा, कोई ऐसी हेडिंग होगी या जो आपने देखी होगी उसके बारे में आपको ज़्यादा पता नहीं होगा, उसको अलग से रखिए क्योंकि उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। सिलेबस को ब्रेक करने के बाद जो है आप कीवर्ड्स, जो मैंने अभी भी बोला, कीवर्ड्स को सर्च करिए। उसके लिए आप अलग से एक शीट बनाइए। तो कीवर्ड्स को देख के आप जो है उस तरीके से माइंड मैप्स बना सकते हैं, फ्लोट चार्ट्स बना सकते हैं, जो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है इंफॉर्मेशन को गेन करने का। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि
जब हम पढ़ाई करते हैं तो बस ये ध्यान में रखें, इन्फॉर्मेशन जो हम ले रहे हैं अंदर, बस वो इन्फॉर्मेशन लेनी है जो नेसेसरी हो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसा नहीं है कि हमको उस वक्त पीएचडी करनी है उस टॉपिक में, इक्वालिटी पे। तो जो जो टॉपिक आपको वहाँ पे दिया गया है उसको उसी तरीके से पढ़िए जो आपको लगता है कि ये एग्जामिनेशन ओरिएंटेड हमारे लिए ज़रूरी है। माइंड मैप्स बनाइए, फ्लो चार्ट्स बनाइए, दोज आर इजी टू ग्रास्प। उसके बाद जो है क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडिया में, यानी कि आप एक कहानी की तरह चीज़ों को समझिए। जैसे कि लिबरलिज्म आप पढ़ रहे हैं तो लिबरलिज्म में लिबर्टी का कैसा रहा, फिर पहले क्या हुआ, फिर आगे बाद में क्या हुआ, तो इसके तरीके से उसी तरीके से फिर सोशलिज्म जब आया, फिर मार्क्सिज्म जब आया, तो इन चीज़ों को एक कहानी की तरह याद रखेंगे तो वो जो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स को याद रखने का बहुत ही बेहतरीन तरीका है। तो इस तरीके से जो है वो आप स्टडी करेंगे एंड दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू टू क्रैक दिस नेट एग्जामिनेशन। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, अब आपने प्रिपरेशन की बट आप रिवाइज नहीं कर रहे हैं तो आपकी प्रिपरेशन जो है मैं बताऊंगा बेकार है, क्योंकि जितना आप रिवाइज करेंगे उतना आप अपने गोल के ज़्यादा नज़दीक जा रहे हैं। तो जितना ज़्यादा आप रिवाइज करेंगे, मैंने पहले भी बोला है कि एक टॉपिक के ऊपर 10 बुक्स पढ़ने से बेहतर है कि एक बुक पढ़ें 10 बार। तो उससे क्या होगा कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज होगा। जब एग्जामिनेशन सेंटर में आप आएंगे तो योर ब्रेन विल बी एबल टू रिप्रोड्यूस दैट इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब एक स्टेप फर्दर कि अब हमारा जो है जेआरएफ पे फोकस होना चाहिए, क्योंकि नेट तो होगा ही होगा जब प्रिपरेशन इंसान करेगा, बट फोकस शुड बी ऑन जेआरएफ। जेआरएफ से क्या होता है कि आपके एडमिशन होने के चांसेस ज़्यादा होता है, क्योंकि आपको ऑलरेडी एक फेलोशिप है तो यूनिवर्सिटी के फंड्स पे आपको ज़्यादा बोझ नहीं है। तो जेआरएफ के लिए क्या करना है, तो जेआरएफ के लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। द फर्स्ट इज कि पेपर 1 को मास्टर करना है। यूजुअली जितने भी लोग नेट क्वालिफाई करते हैं और वो लैग करते हैं 2 पॉइंट से या 3 पॉइंट से जेआरएफ में, उनका ये होता है कि उनका पेपर 1 जो है एवरेज होता है, वो दैट इज नॉट मोर देन एवरेज। तो उसको क्या करना है, आपको 50 क्वेश्चन में से यू शुड बी एबल टू डू 42 क्वेश्चन। पेपर 1 के लिए क्या है कि आपने कोई बुक ली होगी, केवीएस मादन या कोई और बुक ली होगी, दैट इज एनफ फॉर पेपर 1। उसके बाद आप वीडियोस देख सकते हैं यूट्यूब पे। इस चैनल पे भी हम कंटिन्यूअसली वीडियोस अपलोड करते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल। हमने मैथमेटिकल रीजनिंग पे या लॉजिकल रीजनिंग पे वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, और जिसमें से क्वेश्चंस आए भी इस बार जो नेट एग्जामिनेशन था, यू कैन चेक दैट ऑन आवर प्लेलिस्ट्स। उसके बाद जो है अपने बेसिक्स जो है उनको स्ट्रॉन्ग करिए। ऐसा नहीं है कि आपने बस इंफॉर्मेशन मगअप करना है, बस किताबों के नाम पढ़ने हैं, वो रटने हैं, कौन सी किताब किसने लिखी है, दोज आर इंपॉर्टेंट। बट अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वहाँ पे असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, मेरिट डिटरमाइनिंग वही होते हैं कि जेआरएफ का सिलेक्शन उन 2-4 क्वेश्चन जिसके सही हो गए उसका जेआरएफ हो जाता है। तो बेसिक्स पे काम करिए, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर असर्शन रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस। और उसके बाद फिर वही फंडा की रिवाइज रिवाइज एंड रिवाइज, जितना आप रिवाइज करेंगे दैट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू। तो ये था आज का वीडियो हमारा, जिसमें हमने बात की पॉलिटिकल साइंस नेट एग्जामिनेशन के बारे में कि कैसी स्ट्रेटजी होनी चाहिए एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए, और कौन कौन सी बुक्स हैं दैट यू शुड कंसिडर फॉर योर प्रिपरेशन। सो इस वीडियो को यहीं ख़त्म कर देते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली लाइक दिस वीडियो, और अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल and press that bell icon to get all the latest updates. Thank you so much for watching this video.